हेलो दोस्तों, तो हम देखने जा रहे हैं लूसेंट का जो है इतिहास। पार्ट 1 से शुरू करते हैं और शुरू से एकदम स्टार्टिंग पीरियड से स्टार्ट। तो देखते हैं भारत का प्राचीनतम इतिहास। कह रहे भारत का इतिहास, कह रहे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू जमुना वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यहाँ नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। नोट देखते हैं और भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशायड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। देखते हैं, नोट कर रहे कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस 1638 से 1707 ईस्वी का जो है इस टाइम में जो है इन्होंने बताया था। सबसे पहले इतिहास 3 भागों में जो है बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का जो है विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। कह रहा है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष से मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,446 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्धि गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख तथा भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हैं। तो देखते हैं कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी का मतलब क्या होता है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कह रहा है कि यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह को जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में है लिखा जाता है कि लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद यानी सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहलाता है। यजुर्वेद और अधर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद। तो सामवेद के भाई देखते हैं बहुत अच्छा से। कह रहे साम का शाब्दिक अर्थ है गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद पे देखते हैं। अथर्ववेद कहेगा, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों को विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है।
पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षी, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य निंदन और कणव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेही संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कांठक, कांठल, मंत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। कह रहा है कि नोट सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद देखते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि जो वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशिक की, ऋग्वेद का कह देगा तो ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशिक की, यजुर्वेद का कह देगा तो तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का कह देगा तो पंचविश, सामवेद का कह देगा तो पंचविश, और अथर्ववेद का कह देगा तो गोपथ, अथर्ववेद का कह देगा तो गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कुशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मत्त्रयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है, यानी कि नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्रों के बारे में देखते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। कह रहा है कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह तथा घम सूत्रों के अध्ययन से हमें
यज्ञीय विधि विधना, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमर्स अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। अच्छा, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सतवाहन के बारे में, और वायु पुराण से जो है गुप्त पुराण वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण नोट कर रहे कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर जो है पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध एवं जैनों में अन्य साहित्य, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ जो है उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों का जो सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, आपने सुना होगा अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रमुख पुस्तक के लेखक पाणिनि जी लिखे हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इससे में भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। कह रहा है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन टेसियस जो एक था, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसे
कारण जो अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय है। कह रहा है कि हेरोडेटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निर्याकस, अनासिक्रटस तथा अरास्ट्यूबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। कैराइकेडाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय में के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक कह रहा है कि फहियान या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। संगयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। वेनस्यांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनस्यांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णित किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनस्यांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा की भी पूजन किया था। नोट: वेनस्यांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग जो था कह रहा है कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अलबोर्नी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबोर्नी ख्वारिज़्म या खिज़ आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापन यंत्र आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इब्न बतूता इसके दरबार में अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषयों
में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। कह रहा है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व तत्वशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी को सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बागजकोई क्या है बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र नौ कह देगा कि ना सत्य, अश्विन कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कह रहे कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से शाकभानुगुप्त से प्राप्त होती है। कह रहा है कि सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहुम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कह रहा है कि प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण जो है कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यौन शासकों ने किया है। कौन? यौन शासकों ने किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं। अभिलेख है, इधर शासक हैं। तो कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख कह देगा तो तिथि रहित अभिलेख है, यानी कलिंग राजा खरवेल का था। जूनागढ़ अभिलेख कह देगा तो रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख कह देगा तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख कह देगा तो गौतमी जो है गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ कह देगा तो समुद्रगुप्त। एहोल कह देगा तो पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर कह देगा तो मलवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर कह देगा तो मलवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख कह देगा तो प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख कह देगा तो प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख कह देगा तो स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख कह देगा तो स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख कहेगा तो बंगाल शासक जो है विजय सेन। नोट कह देगा अभिलेखों का अध्ययन जो इपिग्राफ कहलाता है। अध्ययनों का जो है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफ कहलाता है। देखते हैं कि ये समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेड़ु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट देखते हैं कि सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है नागर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिरों का कला जो है द्रविड़ शैली कहलाती थी। दक्षिण पथ के मंदिरों का निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव जो है पड़ा, अतः यह जो है वेसर शैली कहलाता है। वेसर शैली कह रहा है कि पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है।
एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण जो है कदारिया महादेव का मंदिर खुजराहो, कदारिया जो है महादेव का मंदिर खुजराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खुजराहो, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं हम अपना जो है पॉइंट। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। वो ऐतिहासिक को हिस्ट्री 3 भागों में कहा गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में जो है लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। अच्छा, कह रहे कि जो है संस्कृति है ये बर्तन है, जैसे मालवा से मिला है कि काला और लाल, मालवा से जो है लाल, और बुर्जहुम से धूसर, और जोखे से लाल, दक्षिण नौपसाण से मिला है चमकीला धूसर, और पूर्वी नौपसाण से भूरा लाल मिला है। तो देखते हैं आगे कह रहा है क्वेश्चन कि ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण युग में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण, अस्थायी निवास तो नव पाषाण में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्त स्थल जो है अतिरम्पकम था। कह रहा है कि कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध जो है चावल से प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के पत्थर बने हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पलावरम नामक स्थान पर प्रथम जो है भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। 1867 ईस्वी में हुई। C.L. कार्लाइल ने विद्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। ईसा पूर्व 4000 के पूर्व लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में जिसे मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाम कपि है। मानववाम जो है कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी जो है बस्ती थी। इसका संबंध जो है जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालय की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक जो है आवासीय पूरा स्थल, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और जो है शैलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध है।
इन चित्रों में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरण द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के आधारिक रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत का जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। देखते हैं कि सिंधु सभ्यता देखते हैं। कह रहा है कि रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजकार है। क्या है? त्रिभुजकार। कह रहा है कि नोट देखते हैं कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.S. लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर जो है दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं जो है भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत जो है घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकागंडोर, पूर्वी बलूचिस्तान और पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो है परिपक्व अवस्था वाले